हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ईथर्स। तो अब तक हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर में 8 से 9 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ किसके बारे में करेंगे? ईथर्स के बारे में करेंगे, क्योंकि अब तक मैंने आपको अल्कोहल्स और फिनोल्स को पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया है। ठीक है, तो सबसे अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अल्कोहल्स का, फिनोल्स का, ईथर का। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर समझाई थी अल्कोहल की भी, फिनोल की भी, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल रिएक्शंस। तो इतना हम कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास जो लास्ट चीज रहती है डिस्कस करनी, वो क्या रहता है? ईथर्स रहता है। और ईथर को सिर्फ हम 2 ही वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे? पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ईथर एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बड़ा टॉपिक ना होने का कारण इसका ये है कि जो ईथर है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल्स के और फिनोल्स के। तो आपको जो रिएक्शंस देखने के लिए मिलेगी ईथर्स के लिए, वो क्या मिलेगी? थोड़ा कम मिलेगी। ठीक है, तो हमने खुद से कोई भेदभाव नहीं किया ईथर्स के अंदर, बट क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी कम है, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी कम है, उसके अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो वो कम देखेंगे। अब वो बिहेवियर किसका है? वो ईथर का खुद का बिहेवियर ऐसा है। हमने उसके अंदर ऐसा कुछ किया नहीं कि भाई हम ईथर के बारे में कम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनोल्स के बारे में जितना पढ़ा उससे कम पढ़ेंगे। कारण क्या है? कारण है कि अल्कोहल्स और फिनोल्स क्या है? अच्छे खासे रिएक्टिव हैं, बट ईथर क्या है? लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ईथर के अंदर पोलैरिटी कम डेवलप होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स के और फिनोल्स के। तो अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझे, देखो ईथर मैंने आपको बताया था, ईथर को हम लिखते हैं ROR। क्या लिखते हैं? ROR। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि R क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप भी मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? मिथाइल। क्या ले लेते हैं? अल्काइल भी हम मिथाइल ले लेते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ CH3OCH3। ये हमारे पास क्या है? डाई मिथाइल ईथर। क्या है? डाई मिथाइल ईथर। तो अगर मैं बात करती हूँ कि डाई मिथाइल ईथर है, अभी मैंने बोला कि इसके अंदर पोलैरिटी कम डेवलप होती है, तभी ये लेस रिएक्टिव होता है अल्कोहल और फिनोल से। तो क्यों? देखो, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, अल्कोहल होता है CH3OH, फिनोल होता है, ये रही बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आपने लगा दिया है OH। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे, हर एक में ऑक्सीजन तो है। ठीक है, ऑक्सीजन है हर एक में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दोनों क्या है? अल्काइल ग्रुप्स हैं, या मैं बोलूं मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक तरफ तो मिथाइल है, लेकिन एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक तरफ तो रिंग है और दूसरी तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर हम देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर। कारण ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। कैसे? ऑक्सीजन का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, हाइड्रोजन आराम से दे देता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी अच्छी खासी क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ये बात तो ठीक है, बट इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना कौन है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी डेवलप होगी वो कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है? कार्बन है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हमारे पास हाइड्रोजन देखने के लिए मिलते हैं, पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होती है, चार्जेस का कैरेक्टर ज्यादा मिलता है, इसीलिए अल्कोहल्स और फिनोल्स क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द ईथर। तो ईथर क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। अब क्योंकि लेस रिएक्टिव है, तभी इनकी रिएक्शंस क्या होगी? इनकी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वो थोड़ा कम मिलेगी। ठीक है, किससे? अल्कोहल से और फिनोल से। तो इतना हमने समझा कि जो ईथर्स हैं, ईथर के बारे में हम चर्चा कम क्यों करेंगे? तो कम हम नहीं करेंगे, ये कम खुद कराएगा। क्यों? अपने ROR ग्रुप के कारण। ठीक है, इसके बाद अच्छा, सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स की देखी, ऐसे ही अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसकी? अपने ईथर की। ठीक है, स्ट्रक्चर बोले या हम बोले ज्योमेट्री, किसकी देखेंगे? ईथर की। तो ईथर अभी मैंने लिखा था ROR, और R को मैंने क्या लिया है? मिथाइल। तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, और कार्बन से क्या है? 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स आपके अटैच है। क्या है? 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन एक ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। तो अगर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक बॉन्ड इसने इधर बना रखा है, एक बना रखा है इधर, मींस अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे तो मैं कह सकती हूँ कि इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर। क्या है? 2 लोन पेयर है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना। तो 2 क्या है? लोन पेयर्स है।
अब अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो वो तो तब पता चलेगा अगर हमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन का पता है। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3। कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 ही क्या है, बॉन्ड पेयर। 2 तो उसने बॉन्ड बना लिए और 2 उसके पास है लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है। यहाँ पे भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, तो अब हमें जो बॉन्ड एंगल देखना है वो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल देखना है। अब देखो क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, अब हमें पता चला टेट्राहेड्रल है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। तो क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, और एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता होती है कि टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, तो इसका भी बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि जो मैंने अल्कोहल की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, तो ये बताया था कि जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन करने के कारण दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर भागेंगे तो पास आएंगे इन मिथाइल ग्रुप्स के। अगर वो इनके पास में आएंगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएंगे, ऐसे बेंट हो जाएंगे, मीन्स ऐसे ही अपने एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे घटना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, कितने से, 109 डिग्री से। जैसे अल्कोहल में हुआ था, कितना हुआ था, 108.9 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज। बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 111 डिग्री, मीन्स 111 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने बात की थी अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल के अंदर भी तो 2 लोन पेयर का रिपल्शन था, तो वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री की बजाय 108.9 डिग्री आ गया था। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली भी ये होता है स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल का। तो जब यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज क्यों हुआ? तो देखो कारण ये था कि जब इन दोनों ने आपस में रिपल्शन किया था, 2 लोन पेयर्स ने, तो ये भागे थे एक R के पास एक H के पास, जिसके कारण ये दोनों आए थे पास आए थे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे भी लोन पेयर ने एक दूसरे को रिपल्शन किया, ये दोनों आए पास, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए था। बट कब होता? अगर ये दोनों छोटे ग्रुप्स होते या ये अलग अलग होते। बट यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों बल्कि ग्रुप है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, मिथाइल बड़ा ग्रुप है, तो इन्होंने आपस में रिपल्शन नहीं की। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो घटने की बजाय बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना, थोड़ा ऐसे पास आते हैं, बेंट होते हैं, तो एक दूसरे को रिपल्शन बैक कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से पीछे भागते हैं। तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली में जितना होना चाहिए था ना, उससे भी हल्का सा थोड़ा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द 2 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो क्योंकि ईथर में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों रिपल्शन करते हैं, किसके कारण? पहले लोन पेयर ने रिपेल किया इन दोनों को, ये दोनों आए पास, दोनों एक जैसे हैं, बल्कि ग्रुप है, इन्होंने आपस में रिपल्शन बैक की, तो बॉन्ड एंगल इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 111 डिग्री का। तो ये कारण है बॉन्ड एंगल बढ़ना किसके अंदर, ईथर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम है, मीन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ हमारी लगभग उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, ये हमने क्या किया, एक तरीके से कंपैरिजन कर लिया कि भाई अल्कोहल्स में और ईथर में ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको अल्कोहल को फिनोल से भी डिस्कस कराया था। अब अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई है, तो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की, कि ठीक है हम ईथर के बारे में पढ़ तो रहे हैं, बट ईथर्स को बनाते कैसे हैं, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम यहाँ पे 2 तरह की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहली जो हम पढ़ेंगे वो हम अल्कोहल से बनाएंगे ईथर को। किससे बनाएंगे, अल्कोहल से। दूसरा हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड से, और इन दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना। अल्कोहल्स भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया और अल्काइल हैलाइड्स को तो हमने पूरा ही कर लिया, फर्स्ट चैप्टर ये था हमारा। तो फॉर्म अल्कोहल्स में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि ना हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन करेंगे किसकी, अल्कोहल्स की। और चलो डिहाइड्रेशन तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, बाय एसिड कैटालाइज्ड, मींस
हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेंगे वो कैसा लेंगे, एसिडिक नेचर का लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनकी डिहाइड्रेशन मीन्स, डिहाइड्रेशन मैंने बताया था रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल से, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एल्कीन भी मिल सकता है, मीन्स जब भी आप अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराते हो, ये चीज मैंने आपको पहले किसी एक क्लास में बताई थी कि जब आप डिहाइड्रेशन कराते हो ना अल्कोहल्स को, तो आपको एल्कीन भी मिलती है और ईथर भी। तब मैंने बताया था कि जब ईथर की बात आएगी तो तब मैं आपको वो कराऊंगी। तो आज है वो वाली बात, ईथर कैसे बनेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एल्कीन भी बना के दिखाऊंगी और ईथर भी, दोनों पढ़ेंगे। एल्कीन कब बनेगा, ईथर कब बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो इसमें हम एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन भी है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि ईथर की जो ब्रॉड कैटेगरी है वो इस रिएक्शन से बन जाती है। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, वो करेंगे अभी बात। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट इसके अंदर ड्रॉबैक्स कम है। मतलब ये एक ज्यादा क्लास जो है ना ईथर की, उसको कवर करता है। कौन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी एल्कोहल्स। तो अब अगर हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, सबसे पहले फ्रॉम दी एल्कोहल्स, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, फ्रॉम दी एल्कोहल्स। तो अब अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स और एल्कोहल्स में भी बाय डिहाइड्रेशन, बाय लिख देती हूँ मैं, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है ना, बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करेंगे, किसके अंदर, एल्कोहल्स के अंदर। तो अब अगर हम यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं, इसको ना यहाँ पे लिख देती हूँ वरना ज्यादा जगह कवर करेगा, तो इसको साइड में लिख देते हैं, बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो क्या करने वाले हैं हम, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करने वाले हैं, किसकी, एल्कोहल्स की। कैसे करते हैं, सपोज करो आप, मेरे पास है इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल है, जो कि एक एल्कोहल है ना। और ये एल्कोहल भी कौन सा है, 1 डिग्री का है, प्राइमरी है। मुझे कैसे पता, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, या मैं बोलूं जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये है प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 से लेके 443 से लेके हम कितना लेते हैं, लगभग 444 केल्विन के आसपास, मतलब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो 443 से 440 के आसपास हम लेते हैं, या आप मैं लिख देती हूँ 450 लिख देती हूँ मैं, एक रेंज, ठीक है। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो देख लेना, बट हाँ स्टार्ट होता है 443 से 450 के आसपास, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर होता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, एल्कीन। क्या मिलती है, एल्कीन, मतलब कि इथीन। बट अगर मैं इस एथेनॉल को कराती तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही ट्रीट कराती हूँ, बट टेम्परेचर लेती हूँ मैं यहाँ पे कम, 413 केल्विन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ईथर। क्या मिलता है, एक ईथर। और ईथर भी कौन सा मिलता है, डाई इथाइल ईथर। कौन सा मिलता है, एक डाई इथाइल ईथर। डाई 2 बार इथाइल ग्रुप्स हैं और ईथर, ठीक है। अब वो तो चलो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, नामकरण कैसे किया। बट मेन चीज ये है कि क्या सिर्फ ये टेम्परेचर का डिफरेंस जो है इसको एल्कीन और इसको ईथर बना देगा अल्कोहल से, तो खाली सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं, साथ में हमें क्या करते हैं कि अगर अल्कोहल एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कराना है तो टेम्परेचर तो हम हाई रखेंगे, लेकिन साथ में हम इसको लेते हैं एक्सेस में। मतलब हमारा जो कैटलिस्ट है, जो एसिड कैटलिस्ट है, उसको हम लेंगे एक्सेस में, तो क्या मिलेगी, एल्कीन। लेकिन अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में लेते हो, किसको, अल्कोहल को एक्सेस में लेते हो, लो टेम्परेचर लेते हो, एसिड कैटलिस्ट लेते हो, तो फिर हमें क्या मिलता है, ईथर। तो आई वो चीज समझ कि जब मैंने आपको बताया था कि हम डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल को, तो एल्कीन भी मिल सकती है और ईथर भी मिल सकता है। तो एल्कीन तब मिलेगी अगर हाई टेम्परेचर है, एसिड कैटलिस्ट हमारा एक्सेस में है, ठीक है। और ईथर तब मिलेगा अगर हमारा अल्कोहल एक्सेस में है। तो ये डिफरेंस
डाल लो दिमाग में कि ईथर तब मिलता है जब एल्कोहल एक्सिस में होता है, एल्कीन तब मिलती है जब हमारा एसिडिक कैटलिस्ट क्या होता है, एक्सिस में। एक डिफरेंस ये है। दूसरा है टेम्परेचर का, यहाँ पे रखते हैं लो टेम्परेचर और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपना हाई टेम्परेचर। अब अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं एक बार, वैसे तो मैंने आपको इसको पूरा का पूरा मैकेनिज्म करा रखा है, बट फिर भी अगर हम समझे एक बार कि कैसे बनी होगी तो समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वहां से हमें क्या मिला है, H पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर वहां से हमें H पॉजिटिव मिलेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, कितने, 2, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब शुरू में प्रोटोनेशन हुआ है एल्कोहल का, क्या हुआ है, प्रोटोनेशन। ये बार प्रोटोनेशन हुआ, हमारे पास क्या बना है, OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस ऑक्सोनियम आयन। क्या बना है, ऑक्सोनियम आयन। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दैट मींस दिस इज योर ऑक्सोनियम आयन। तो अगर ये ऑक्सोनियम आयन बना है और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हो जाते हैं अनस्टेबल। तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा बाहर। इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, अपने ऊपर लेगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होके क्या बना लेंगे, वाटर। लेकिन अगर वो नेगेटिव लेके निकला है तो छोड़ेगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन तो है, तो यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और क्या निकल जाएगा बाहर, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्या बन जाएगी, एल्कीन। और ये हमारी बन गई है एल्कीन, दिस इज इथीन। तो ऐसे तो बनी है एल्कीन, ठीक है। इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, बट फिर भी चलो, ये हमारी क्या बनी है, एल्कीन बनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया था कि H+ को डाला था शुरू में और H+ ही बाहर निकल गया, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं कराते, ठीक है। अपने अंदर मतलब मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे आपने उनको डाला ऐसे कैसे बाहर निकल जाते हैं। बस ये अपना सरफेस एरिया देते हैं, अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो H+ को आपने डाला था, वो ही बाहर निकल गया, कैटलिस्ट है क्योंकि ये, ठीक। और हमारा एल्कोहल से क्या बन जाता है, एल्कीन। ये चीज आई समझ। अब अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं किसका, कि ईथर कैसे बना, क्योंकि एल्कीन से तो हमें यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता, एल्कीन हमें बनाना भी नहीं है, बनाना तो हमें ईथर है। तो ईथर कैसे बना, तो हमारे पास है CH3 CH2 OH, ठीक है। और ये हमने लिया था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर 413 केल्विन, और ये है हमारा एक्सिस में अब, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे होता है, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम 3 स्टेप में कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोटोनेशन होएगा एल्कोहल का। प्रोटोनेशन कैसे होएगा, फर्स्ट स्टेप अगर मैं लिखती हूँ, स्टेप 1 कि हमारे पास है एल्कोहल, ठीक है। और साथ में यहाँ पे भी क्या है, H पॉजिटिव तो है क्योंकि H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिलेगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्या हुआ है, ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल का हो गया है प्रोटोनेशन। अगर एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सोनियम सोल्ट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और मैं इसको क्या बोल दूं, प्रोटोनेटेड भी अल्कोहल बोल सकती हूँ क्योंकि प्रोटोनेशन हो गया ना इसका, तो मैं बोल सकती हूँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो मैंने इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोला, ऑक्सोनियम सोल्ट बोला, ठीक है, स्टेप 1 में। तो प्रोटोनेशन जब अल्कोहल का हुआ तो हमें मिलता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होएगा, सेकंड स्टेप में होता क्या है बेसिकली, कि जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इसके ऊपर, ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नहीं आया समझ, देखो ये है, क्योंकि मैंने बोला कि अल्कोहल को हमने लिया है एक्सिस में। अगर हमने इसको एक्सिस में लिया है
तो पहले तो फर्स्ट जो अल्कोहल आया उसका हो गया है प्रोटोनेशन। अगर उसका प्रोटोनेशन हो गया तो बाकी तो अल्कोहल में इसी फॉर्म में मिलेंगे ना, तो उसको क्या बोलोगे, अनप्रोटोनेटेड, क्योंकि उसने कोई प्रोटॉन नहीं लिया अब तक, तो वो क्या है, अनप्रोटोनेटेड। तो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्योंकि ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा किसके ऊपर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। कैसे करता है वो हम देख लेंगे। हमारे पास है CH3 CH2OH, अब ये है ना इसके पास ऐसे लोन पेयर्स, और साथ में ये है अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, वो है प्रोटोनेटेड, ये करेगा उसके ऊपर अटैक। तो कैसे करेगा, तो हम लिख लेते हैं CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन तो यहां से निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, तो कार्बन पे छोड़ेगा पॉजिटिव, मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने वाली है कार्बन पे, तो ये करेगा उसके ऊपर अटैक, ये कर जाएगा, यहां से नहीं करना ही था, वाटर को बाहर निकलना था, ठीक है। तो यहां से अगर वाटर निकल जाता है बाहर तो क्या होएगा, तो CH3 CH2 ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन है, और साथ में लग जाएगा CH3। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि CH3 CH2 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन CH2 CH3। ये हो गया हमारा सेकंड अटैक, ठीक है। सेकंड अटैक लगवा दिया, या मैं बोलूं सेकंड स्टेप। ये क्या हुआ है, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में नॉर्मली होएगा क्या, सबको पता है कि यहाँ से प्रोटॉन क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर लिखूं ये वाला स्टेप आपका, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन स्टेप 3 में, या मैं बोलूं लॉस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, बात एक ही है। तो अगर यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो खुद तो पॉजिटिव चार्ज लेके निकलेगा, ऑक्सीजन पे क्या छोड़ेगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे न्यूट्रल, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, और ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। क्या है ये, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है क्या, डाई इथाइल ईथर। हमने क्या बोला था, डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला है ना बाहर, तो ये क्या हो जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैंने जो बोला था कि इस रिएक्शन के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो क्या है कि हमने यहाँ पे जो अल्कोहल लिया है ना, वो हम 1 डिग्री ही अल्कोहल को प्रिफर करते हैं। किसको करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को। कारण क्यों है, क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है, ये हुआ है SN2 से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे SN2 अटैक हुआ है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स लेती हूँ, तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हमें देंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकटायन। अगर वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकटायन देंगे तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती थी 3 की ज्यादा, फिर 2 की, फिर 1 की। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हम यहाँ पे लेते हैं तो वो सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटायंस देंगे, तो वो किस रिएक्शन से जाएंगे, वो जाएंगे फिर SN1 रिएक्शन से। और हमने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री का होता है कार्बोकटायन का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो अगर 3 2 लेके 2 3 डिग्री को लेके अगर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो फिर ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन की, ना कि ईथर की, ठीक है। तो अगर हमें इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ईथर को बनाना है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो लेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल, एसिड कैटलिस्ट लेंगे, टेम्परेचर अपना रखेंगे लो, और उस अल्कोहल को हम एक्सेस में लेंगे, ठीक है। ये अगर 3 बातें याद है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आराम से कर लेंगे, किसका, ईथर का। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को नहीं लेते, फिर से रिपीट करती हूँ, कारण ये है कि अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं तो वहां से क्या होगा कि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, और हमें चाहिए अनहिंडर्ड कार्बन। हमें ये वाला कार्बन जो है ना वो अनहिंडर्ड चाहिए, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, और हमने पढ़ा था पूरा डिटेल में कि SN2 मैकेनिज्म में हम स्टेरिक हिंड्रेंस को कम रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स लोगे तो वहां से कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो सकती है 2 डिग्री की 3 डिग्री की, और 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, स्टेबल कार्बोकटायन। तो फिर रिएक्शन आपकी चलेगी SN1 मैकेनिज्म से, और अगर वो SN1 से चलेगी तो वो ईथर नहीं देगी, वो क्या देगी, एल्कीन देगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी इस रिएक्शन के अंदर कि सिर्फ हम प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना सकते हैं यहाँ पे, ईथर। सेकेंडरी और टर्शरी को हम करते हैं अवॉइड, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
तो अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, और सेकेंडरी और टर्शियरी तो हमें ईथर्स देते ही नहीं है ना, क्योंकि वो क्या देते हैं, एल्कीन्स देते हैं। तो अब अगर मैं आपको ना इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं एक बार, तो अब अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं इस चीज को कि हमने जो अभी पढ़ा है बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किसका, एल्कोहल्स का, वो कैसे होता है। तो अगर आपके पास है सपोज करो एल्कोहल है ना, और आपको इससे बनाना है ईथर, क्या बनाना है, ईथर बनाना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया था और साथ में क्या लिया था, लो टेम्परेचर। तो क्या कंडीशन है कि आप चाहते हो कि बस आपका एल्कोहल से ईथर ही बने, तो कंडीशन ये है कि एक तो ना आपका एल्कोहल होना चाहिए 1 डिग्री का, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री का, या मैं बोलूं प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमारा लो होना चाहिए। एल्कोहल जो हमारा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री का एल्कोहल हो, ठीक है। साथ में हमने क्या बात की कि जो एल्कोहल होना चाहिए वो एक्सिस में होना चाहिए। तो एल्कोहल किस में होना चाहिए, आपका एक्सिस में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका एल्कोहल कन्वर्ट कर देगा ईथर को, अदरवाइज फिर वो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा फर्स्ट मेथड। इसके बाद अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरा मेथड, और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा मेथड था हमारा फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। क्या था, फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, या मैं बोलती हूँ विलियमसन सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की, तो देखो होता क्या है, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ कि हमारे पास होता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्काइल हलाइड के साथ में। तो होता क्या है कि ये जो O नेगेटिव है ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से X नेगेटिव हो जाएगा हमारा लीव, क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ROR प्लस NaX, और ये क्या है हमारा ईथर। क्या है ये, ईथर है। अब ये तो बात थी देखो जनरल रिएक्शन कि O नेगेटिव ने अटैक किया R पे, X नेगेटिव निकला, हमारा बना ईथर प्लस NaX। बट अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप को स्पेसिफिक कर दूं कि मैं ले लेती हूँ C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा ये क्या है, एक सोडियम एल्कोक्साइड है ना। इसकी रिएक्शन में कराती हूँ C2H5X के साथ, ये भी हमारा क्या है, अल्काइल हलाइड, इथाइल हलाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से O नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, और ये यहाँ से हो जाएगा लीव। तो क्या आ जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaX, ये क्या हो जाएगा हमारा डाई इथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्काइल हलाइड्स के, तो हमें मिल जाता है वहां से ईथर। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, उठेगा क्वेश्चन, वो क्या कि क्या हम यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड अपना 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री का कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड्स यूज नहीं करते। तो उसका मतलब ये है कि फिर हमें यहाँ से जो ईथर बनाने हैं, क्या वो हमेशा छोटे ईथर बनेंगे, मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं बनेंगे। तो वो बनेंगे, कैसे बनेंगे, अगर हम यहाँ से अपने सोडियम एल्कोक्साइड को क्या कर लेंगे, बल्कि कर लेंगे। मीन्स सोडियम एल्कोक्साइड चाहे 1 डिग्री का है, 2 का है, 3 का है, रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन आपकी हो जाएगी। बट अगर आप एल्काइल हैलाइड को 1, 2 या 3 डिग्री का लोगे तो फिर आपकी रिएक्शन जो होगी वो ईथर नहीं बनाएगी, वो क्या बना देगी, एल्कीन बना देगी। कैसे, उसको हम समझते हैं अभी एग्जांपल से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैं एल्कोक्साइड ले रही हूँ ना, वो कौन सा ले रही हूँ, टर्शियरी, मीन्स में ले रही हूँ टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड, या बोलो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड, है ना। क्या ले रही हूं मैं, टर्ट ब्यूटोक्साइड, और कौन सा है, सोडियम है, तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। क्या ले रहे हैं हम, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। ये टर्शियरी एल्कोक्साइड है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ C2H5X के साथ में, जो कि क्या है, इथाइल हैलाइड है, ठीक है। 1 डिग्री का क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से X नेगेटिव बाहर निकलेगा, सोडियम के साथ क्या बना लेगा, NaX, है ना। इस Na प्लस के साथ X नेगेटिव क्या बना लेगा, NaX। अब क्या बचा, ये ग्रुप बचा, इसके साथ लग जाएगा C2H5, तो CH3
OC2H5। तो ये क्या है हमारा ईथर, क्या है ईथर। और ईथर भी कौन सा है, ये टर्शरी है, क्योंकि ये कार्बन हमारा क्या है, टर्शरी है। ठीक है, तो ये तो बन गया। बट अब अगर मैं इसको तो ले लूं, ये वाला ग्रुप, मतलब C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये ले लूं मैं, है ना, अपना सोडियम एल्कोक्साइड में 1 डिग्री का ले लूं, और उसके साथ में अगर मैं अल्काइल हैलाइड ले लूं 3 डिग्री का, कितने का ले लूं मैं, 3 डिग्री का ले लेती हूँ, तो फिर क्या होता है, तो क्या ये जो O नेगेटिव है यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिर ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका एल्कोक्साइड्स होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड जो होते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते हैं एज अ बेस भी। कैसे बिहेव करते हैं, वो बेस की तरह भी। और अगर वो बेस की तरह बिहेव करते हैं तो वो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी, एलिमिनेशन। और वो आपका इसका क्या बना देंगे, एल्कीन बना देंगे। कैसे बना देंगे एल्कीन, तो कार्बन से CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, एल्कीन बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम अपने एल्कोक्साइड को ले रहे हैं 1, 2, 3 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर हम एल्काइल हैलाइड को 2 या 3 डिग्री लेते हैं तो हमें वहां से ईथर नहीं मिलता, बल्कि 2 डिग्री में तो हमें ईथर मिलता है बहुत कम क्वांटिटी में, मेजर प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन, और टर्शरी में हमें क्या मिल जाता है, फुल्ली एल्कीन ही मिल जाता है। तो क्या कारण है, कारण ये है कि ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म चला ना, ये SN2 से चला। किससे चला, SN2 में। ठीक है, और अगर आप एल्काइल हैलाइड को सेकेंड ईयर टर्शरी लेते हो तो वहां से क्या होएगा, आपकी जो रिएक्शन चलेगी वो चलेगी SN1 मैकेनिज्म से। किससे, SN1 से। अगर वो SN1 से चलेगी तो फिर वो आपको ईथर की बजाय क्या देगी, एल्कीन देगी। क्या देगी, एल्कीन। ठीक है, तो एक बात तो वो, और दूसरी ये जो एल्कोक्साइड्स होते हैं सिर्फ वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह नहीं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करा देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आपको ईथर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आपको ईथर मिलेगा बहुत कम, एल्कीन मिलेगा मेजर। अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो फिर आपको क्या मिलेगा, ईथर ही, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, एल्कीन ही मिलेगा, फिर आपको ईथर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस वाले मेथड से ईथर को बनाना है तो याद रखना पड़ेगा कि ये ग्रुप तो आप कोई भी ले लो, बट आपको जो अल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी ओनली प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड आप 1 डिग्री ही लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 और 3 लोगे तो फिर आपको अपना ईथर जो है ना वो एज अ प्रोडक्ट मेजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसमें भी अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होंगे यहाँ पे, और 2, 3 तो आपके क्या कर रहे हैं, वो एल्कीन के साथ साथ, ईथर के साथ साथ एल्कीन दे रहे हैं, और एल्कीन भी क्या दे रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये हमने समझा, यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना हमने यहाँ पे से 2 ही डिस्कस करने थे, वो हमने कर ली। इसके बाद अगर मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊं, किसकी, ईथर्स की। ठीक है, तो देखो जैसे ना हमने एल्कोहल्स फिनोल्स में डिस्कस की थी कि इसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया था, तो यहाँ पे भी हम सेम ही कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख लेंगे क्या, एक तो फिजिकल स्टेट में, ठीक है, दूसरा आप देख लोगे बॉइलिंग पॉइंट, एंड तीसरा आप देख लेंगे क्या, सोल्युबिलिटी। क्या देख लेंगे, सोल्युबिलिटी। तो सबसे पहले अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो हमारे डाई मिथाइल ईथर्स होते हैं, डाई इथाइल ईथर्स होते हैं, या मैं बोलूं कि जो लो नंबर वाले ईथर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है या कार्बन कम होते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ गैसियस फॉर्म। वो कैसे रहते हैं, गैसियस वाली स्टेट में रहते हैं। अगर आप उसके अंदर कार्बन बढ़ा देते हो तो फिर लिक्विड, सॉलिड, सो ऑन वो चलता जाता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि लोअर मेंबर होते हैं गैसियस, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स। अच्छा, अगर इनके कलर की बात करते हैं तो दे आर कलरलेस लिक्विड्स। क्या होते हैं ये, जब लिक्विड होते हैं तो दे आर कलरलेस होते हैं। तो इसी बात करते हैं इनकी स्मेल की, तो इनकी ना बड़ी डिस्टिंक्ट सी स्मेल होती है, जैसे बेसिकली ईथर्स की होती है, तो ऐसी इनकी क्या होती है, स्मेल होती है, डिस्टिंक्ट स्मेल। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी है, फिजिकल स्टेट। अब अगर मैं बात करती हूँ देखो बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में ये है कि अगर आप कंपैरिजन करो कि एल्कोहल्स और फिनोल्स में से, एल्कोहल्स या फिर ईथर में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, तो मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कोहल्स का। किससे, ईथर से। अब क्वेश्चन आता है क्यों, एल्कोहल में ऐसा क्या है ज्यादा है, ईथर में क्या नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है, देखो एल्कोहल्स में आपके पास होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने ये देखा था कि अगर ये अल्कोहल है एक, है ना, दूसरा हम कि अगर ये एक अल्कोहल है, फिर दूसरा मैं बनाती हूं ऐसे, कि अगर एक अल्कोहल था वो दूसरे के साथ, वो फिर दूसरे के साथ आपस में क्या कर रहे थे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण ये रहते हैं एसोसिएटेड फॉर्म में। एसोसिएटेड फॉर्म मतलब एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, एक झुंड सा बना लेते हैं, जबकि ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं रहते, अकेले नहीं रहते। तो अब अगर आपको उनको बॉइल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल हो जाएगा हाई। बट ईथर्स के केस में क्योंकि ये कोई भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नहीं दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं दिखाते, ना इंटर दिखाते हैं ना दिखाते हैं इंट्रा, कोई भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते, ना तो अपने साथ दिखाते हैं ना अपने जैसे दूसरों के साथ दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि ये है डिस्क्रीट फॉर्म में, ये झुंड में नहीं रह रहे, ये अकेले अकेले हैं। तो अगर आपको इनको बॉइल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इथर का, कम। इसलिए बोलते हैं एल्कोहल्स आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द इथर इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम मोलिकुलर मास, कि अगर दोनों का मोलिकुलर मास भी सेम है तब भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, due to the hydrogen bonding they remain in the associated form while the ethers they remain in the discrete form and they do not show any type of hydrogen bonding, ठीक है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते, डिस्क्रीट फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अब अगर मैं कंपैरिजन करूं सोल्युबिलिटी का, ठीक है, तो अब ईथर बोलेगा कि ठीक है बॉइलिंग पॉइंट में तो मैंने कुछ बोला नहीं, बट सोल्युबिलिटी में मैं पीछे नहीं हटूंगा, और वो हटता भी नहीं है। मतलब ये कि जो ईथर्स होते हैं वो इतने ही सोल्युबल होते हैं जितने हमारे कौन होते हैं, एल्कोहल्स। मतलब अगर मैं सोल्युबिलिटी की बात करूं, और ईथर्स और जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी सेम सोल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर। अब बोलोगे ऐसा क्यों, कि तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा था, वो अपनों के साथ नहीं दिखा रहा था या खुद के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, बट वो वाटर के साथ तो दिखाता है। और अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है, तो देखो होता ये है कि वाटर तो खुद बोलता है कि मेरे अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा वो मेरे अंदर सोल्युबल हो जाएगा। अब क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है वाटर के साथ, तो दैट मीन्स ईथर क्या हो जाएगा, मिसेबल हो जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा, किसके अंदर, वाटर के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स भी दिखाते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, वाटर के साथ। तो अगर दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं वाटर के साथ, दैट मीन्स बोथ आर सोल्युबल इन केस ऑफ वाटर। बस बात ये हमें याद रखनी है कि अगर हमने इन आर ग्रुप्स को बढ़ाया, इनको बल्कि किया, अपने हाइड्रोकार्बन पार्ट को बढ़ाया, तो सोल्युबिलिटी घटेगी, और वो एल्कोहल्स के केस में भी डिक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप आर पार्ट को बढ़ाते हो मीन्स आप हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को बढ़ा रहे हो, नॉन पोलर पार्ट को बढ़ा रहे हो। हमारे पास क्या है, ये वाटर एक पोलर है, ठीक है, और ये भी पोलर है, तो वो वाली बात की जो होती है ना कि अपना अपने को डुबाता है, वही केस है कि अगर ये पोलर है ना तो पोलर को ही अपने अंदर डुबाएगा, मीन्स सोल्यूबल कराएगा, ठीक है। तो ये जो ईथर है क्योंकि ये पोलर होता है, ये भी पोलर होता है वाटर, तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ये ईथर को बोलो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। एल्कोहल भी पोलर है, वाटर भी है, एल्कोहल तो बल्कि और अच्छा पोलर है ईथर से, तो वो भी सोल्यूबल होता है। बट अगर आप इस आर वाले पार्ट को बढ़ाते हो तो आप क्या बढ़ाते हो, नॉन पोलर पार्ट को, किसको, नॉन पोलर को। अगर आप नॉन पोलर पार्ट को बढ़ाते हो तो मतलब आप सोल्युबिलिटी को घटाते हो, क्योंकि पानी है, वाटर है, पोलर, और अगर आप उसमें आर पार्ट को बढ़ाए जा रहे हो तो पोलैरिटी क्या हो रही है, वहां पे कम होती जा रही है ना, वो नॉन पोलर बनता जा रहा है ज्यादा, तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। और ये केस एल्कोहल्स में भी होता है, अगर आप एल्कोहल्स में आर पार्ट को बढ़ाते जा रहे हो तो एल्कोहल भी कम सोल्युबल होते जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये हमने क्या पढ़ा है सोल्युबिलिटी के बारे में। ईथर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हमारे सोल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, और वाटर के अंदर भी हो जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो सोल्युबिलिटी की बात करें तो ईथर्स जो होते हैं वो कंपेरेबल सोल्युबल होते हैं किसके, एल्कोहल्स के। लोअर ईथर की बात करते हैं तो हम, ठीक। उसके बाद अगर बात की थी मैंने बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट की जब मैंने बात की थी तो जो बॉइलिंग पॉइंट था ना एल्कोहल्स का वो कम था, बॉइलिंग पॉइंट कम था एल्कोहल का, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम था एल्कोहल से, किसका,
हमारे ईथर्स का, बट वो कंपेरेबल था किसके, एल्केन्स के। तो बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग एल्कीन के बराबर होता है, ठीक है, ईथर का एल्कीन के बराबर होता है और कम होता है किससे, एल्कोहल से। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी किसकी, एल्कोहल की। इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको केमिकल रिएक्शन डिस्कस कराऊंगी किसकी, ईथर की। उससे नेक्स्ट पार्ट में नोमेनक्लेचर एल्कोहल फिनोल ईथर का, हमारी यूनिट कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे फिर नेक्स्ट यूनिट पे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है, लगता है कि आपके काम आ सकती है, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। अगर आपको ये चाहिए कि जिस दिन मैं वीडियो डालती हूँ उसी दिन आपके पास तक वो आ जाए, तो आप उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।